जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के लिए, जिसे आप फाइनल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षा कह सकते हो, ठीक है। जिसमें से मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट का आपका पेपर है 28 फरवरी को और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है आपका 1 मार्च 2023 को। तो इस दिन के पेपर के लिए बच्चों, आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। अब ये जो पेपर है, ये बेसिकली बच्चों ऑफिशियली दिया गया है आपके डिपार्टमेंट डीओई की तरफ से, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जीएनसीटी, दिल्ली। यहाँ पे देख ही सकते हैं आपकी एनुअल एग्जामिनेशन है क्लास 11 का और हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अपने तरीके से, क्योंकि वेबसाइट पे आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको ज्यादातर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस पेपर में ना 3 से 4 कुछ कमियां भी हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा और उनको मैं दूर भी करूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन करने से पहले हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 मिनट लगेगा। देखिए, पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल यहाँ पे 80 आने वाले। पेपर में टोटल जो आपके सेक्शन होंगे वो 5 होंगे, ए बी सी डी और ई, और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 34। खंड ए में आपके 1 से लेके 21 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 अंक के बहुविकल्पीय होने वाले हैं, यानी कि टोटल 21 एमसीक्यू आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। खंड बी जो रहेगा, इसमें 22 से लेके 27 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 22 से लेके 27 3 मार्क्स के टोटल यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, ठीक है। फिर खंड सी रहेगा, इसमें 28 से 30 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 8 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें से 8 मार्क्स के इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है, और जो आपके 3 मार्क्स वाली ये क्वेश्चन है 6, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर आपका खंड डी आ जाता है। 31 से 33 स्रोत आधारित क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, और ये जो है ये नॉर्मली आंसर जो लिखना होता है उस तरीके के होंगे, ठीक है। फिर आपका खंड ई आ जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा 34 वाला, और ये 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3 मार्क्स में आपको अंकित क्या हुआ देगा और आपको पहचानना होगा, और 2 मार्क्स में आपको अंकित करना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा बेसिक सा पेपर का पैटर्न। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पेपर को ना 2 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। आज की ये जो वीडियो है, ये हमारे इस पेपर के सॉल्यूशन का बेसिकली पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। क्या है ये? पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम खंड नंबर ए और खंड नंबर बी को समझ लेंगे, ठीक है। यानी कि 21 तो एमसीक्यू कर लेंगे हम पूरे के पूरे, और 3 मार्क्स के जो हमारे 6 क्वेश्चन, वैसे तो 8 कह सकते हैं चॉइस के साथ में, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी रही बात पार्ट 2 की, तो ये कल शाम को आपको यहीं पे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा जैसे वीडियो बनेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा का पूरा पेपर है ना, इससे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है भाई। आइए शुरुआत करेंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से अपने पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से इसे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ऑलरेडी 3.5 मिनट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। सेक्शन नंबर ए आ चुका है। मैं आपको एक बार आपका ऑफिशियल वाला पेपर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हाँ, ये रहा आपका ऑफिशियल वाला पेपर, ठीक है। अब इसमें देखिए किस तरीके से इन्होंने डिजाइन कर रखा है। देखिए, केवल लिख दिया खंड का, और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सही विकल्प इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ इसमें मिस्टेक्स भी हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है भाई। आइए पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहले तो खंड का रहेगा हमारा, जिसमें टोटल जो है 21 एमसीक्यू होंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो के एंड होने के बाद में, कि 21 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है बच्चों। आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने देखिए क्या है, कि हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। क्या क्या कथन है? सबसे पहला कथन है बच्चों कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन बहुत ही कम हुआ करते थे, ठीक है। दक्षिण के भाग में, दक्षिण के भाग अधिकांश यहाँ पे औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी हुआ करती थी। कहाँ पे? मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में, ठीक है भाई, ये भी सही है। मेसोपोटामिया में
इराकी खजूर और पोपनार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां और जो गाड़ियों के पहिए होते, नाव थे, इनको बनाने के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। यानी कि मेसोपोटामिया में ना ही तो खनिज संसाधन थे, ठीक है, ना ही तो अच्छे खासे पत्थर वगैरह हुआ करते थे, और ना ही तो अच्छी खासी लकड़ी हुआ करती थी, ठीक है। एवं औजार बनाने के लिए, पात्र बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए ना ही तो कोई अच्छी धातु हुआ करती थी। यानी कि मेसोपोटामिया के संसाधनों के बारे में ये जो कथन यहाँ पे चारों के चारों कहे गए हैं, ये कैसे हैं बच्चों? ये सभी कथन राइट है, ठीक है। ये सारे के सारे कथन जो है यहाँ पे राइट है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि यहाँ पे ना आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन थे या नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आपको ये 4 पॉइंट लिख देने 3 मार्क्स में, ठीक है ना, एक दो लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है भाई, आगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये जो चारों स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये मेसोपोटामिया के जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो ये सभी राइट है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका जो पेपर है ऑफिशियल वाला, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में क्या सही है। तो मेसोपोटामिया में जो शहर बसेंगे उसके बारे में क्या सही है इनमें से। तो पहला कथन दिया हुआ है बच्चों कि यहाँ ये शहर 2 प्रकार के होते थे, ये गलत है। ठीक, यहाँ पे जो बस्तियां थी इन्होंने कलात्मक मंदिरों का विकास किया, ये वाला राइट है। बस्तियां जो थी ये व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुई, ये वाला भी राइट है। बस्तियां साम्राज्यवादी बंदोबस्त या फिर शहरों के रूप में भी विकसित हुई, ये भी राइट है भाई। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि हमारा कथन दूसरा, ठीक है, हमारा कथन तीसरा और चौथा राइट है, पहला वाला गलत है। क्योंकि शहर यहाँ पे 2 प्रकार के नहीं बल्कि 3 या फिर 3 से ज्यादा प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है ना, कई प्रकार के होते थे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई कि दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें राइट है बच्चों? या दूसरा, तीसरा, चौथा ये रहा, बी वाला हमारा जो ऑप्शन है, ये वाला, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार के बारे में। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द टाइप्स ऑफ सिटीज सेटल्ड इन मेसोपोटामिया, तो ये वाला गलत है, बाकी ये 3 राइट हैं। तो ऑप्शन कौन सा हम चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हम चूज कर लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। फिर से मेसोपोटामिया के बारे में बात की गई, तो याद रखिए आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है, लेखन कला और शहरी जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से पहला कथन हमारा ये कहता है कि मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है यह सुमेरियन थी। ठीक है, तो एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी बच्चों? सुमेरियन थी। अब इस भाषा का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद में धीरे धीरे किस भाषा ने ले लिया? अक्कदी भाषा ने ले लिया। ठीक है, बिल्कुल राइट, यानी कि ये जो हमारा पहला वाला कथन है ये बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता है कि अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा था। तो ये हमारा दूसरा कथन भी यहाँ पे राइट है। ठीक है भाई, तो यानी कि हम क्या कहेंगे? जिसमें पहला, दूसरा और दोनों ही सही हो। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पे दिखता है? हमें दिखता है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखो, आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मली एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सुमेरियन है। इस भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया 2400 ईसा पूर्व? अक्कदी भाषा ने। या फिर अक्कदी भाषा ने इसका स्थान कब लिया? तो 2400 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पहली भी राइट है, सेकंड भी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके बच्चों, अब एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूं कि आपका ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 4 दिया ही नहीं गया। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पता है क्या किया गया है कि जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है उसी को इंग्लिश में 4th बना दिया गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में हिंदी में क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। तो इसके जगह पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लिया आप सभी के लिए। प्रश्न हमारे सामने ये है कि मांचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? यानी कि देखो, पहले तो ये बताना है कि भाई मांचू साम्राज्य की समाप्ति हुई थी, ठीक है ना।
अब इस समाप्ति में सन्यत सेन का ज्यादा नेतृत्व था, तो इसी संबंध में सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में जो गणतंत्र स्थापित हुआ, ये कब हुआ था? 1911 में, 21 में, 91 में या फिर 61 में? राइट आंसर कौन सा है बच्चों? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1911। ओके, with the end of the Manchu Empire, when the republic was established in China under the leadership of Sun Yat-sen, dated in 1911। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों, मैंने बहुत ढूंढा आपकी किताब में, तब जाके मुझे ये आंसर बहुत मुश्किल से देखने को मिला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर डैश के बिशप थे या फिर माने जाते थे। कहां? तो उत्तरी अफ्रीकी शहर वो कौन सा था? अन्नावा, अल्जीरिया, हिप्पो, न्यूमीडिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, हिप्पो नाम था उसका। क्या नाम था बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है, हिप्पो नाम था। ठीक है, सेंट ऑगस्टिन वाज अ बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पेपर में जो आपका ऑफिशियली डीओई ने दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को ही ट्रांसलेट करके दे दिया गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं दिया गया है, तो बहुत सारी कमियां हैं। और यहाँ इसके जगह पे मैंने एक अलग क्वेश्चन ले लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि लियोनार्डो दी विंची एक चर्चित कलाकार थे। बिल्कुल ठीक है भाई, ये लियोनार्डो जो विंची थे, इनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक मानी जाती थी। इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना भी की थी। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पहला कथन है ये भी राइट है, दूसरा कथन ये भी राइट है और तीसरा कथन ये भी राइट है। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही राइट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। ओके, इंग्लिश में देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। अब हमें इसमें देखिए ये प्रश्न ना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ना इसमें बहुत टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, मुझे भी टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें एक चैप्टर नहीं बल्कि टोटल 4 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए गए। देखिए क्वेश्चन है कि पहचाने कि कौन सा या फिर कौन से कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, हमें ये पहचान। ठीक है, तो कथन को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि स्पेनिश जैतून का तेल 1400 से 116 सीसी के दौरान एम्फोरा नामक कंटेनर में लाया जाता था। ये गलत है, क्योंकि उन कंटेनर, वो जो कंटेनर थे जिसमें ये जो जैतून का तेल लाया जाता था, स्पेनिश जैतून का तेल, उनको क्या कहते थे? उनको बोलते थे ड्रेसल 20। क्या बोलते थे उनको? ड्रेसल 20 बोलते थे। तो पहला क्या है? ये तो गलत है, तो हमें पहचानना क्या है? जो सही हो में वो पहचानना है। ठीक है, अब नीरो जो है ये सेनेट वर्ग का क्रांति था, ये वाला जो कथन है ये हमारा सही है। ट्रैको एक सम्राट था जो श्रम सुधार लाया था, ये गलत है, और ये वाला भी गलत है, क्योंकि देखो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेके अर्मेनिया की सीमाओं तक सहारा से यूफ्रेटस, ये यूफ्रेटस नदी नहीं है बल्कि बेसिकली ये फरात नदी का ही दूसरा नाम है, दसला फरात नदी का दूसरा नाम है। जबकि रोमन साम्राज्य किन दोनों नदियों के आसपास में था? राइन और डैन्यूब। ठीक है ना, तो यूफ्रेटस जो है ये तो यहाँ पे गलत ही हो जाता है। तो मतलब क्या बनता है? मतलब सिंपल सा हमारा ये बनता है कि जो बी वाला है ना, नीरो सेनेट वर्ग से क्रांतिकारी था, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। काफी टाइम लगा था इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, लेकिन फाइनली मिल ही गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में पूछा गया बच्चों कि 511 से लेके 774 सीसी के बीच की अवधि के बीच अरबों द्वारा क्या नष्ट कर दिया गया? तो किसे नष्ट किया गया था बच्चों? स्पेनिश के विसिगोथ को, गॉल के फ्रैंक्स को, लोम्बार्ड्स इटली में, बेसिकली किसे किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस किस को नष्ट किया गया था 511 से 774 सीसी अवधि के दौरान अरबों द्वारा, तो वो स्पेनिश के विसिगोथ भी थे, गॉल के फ्रैंक्स भी थे और लोम्बार्ड्स इटली के भी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये राइट हो जाएगा। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स बिटवीन द पीरियड बिटवीन 511 टू 774 सीसी। यहाँ पे ये भी पहला, दूसरा, तीसरा था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे जो प्रश्न है
ये है बेसिकली अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन देखिए हमारा क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि शहरी संस्कृति का विकास हुआ और इन शहरी संस्कृति ने शहरी केंद्रों के पुनर्जागरण में मदद की, यानी कि शहरों में बहुत सी नई नई संस्कृति का विकास हुआ और इन्हीं संस्कृति के विकास में शहरी जो केंद्र थे इनमें पुनर्जागरण में मदद की। बिल्कुल ठीक है भाई। कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो शहरी केंद्र थे ये शहर कला और शिक्षा के केंद्र बन गए थे। बिल्कुल ठीक है भाई। तो यानी कि अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पे राइट। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में समझ सकते हैं कि कंसीडर दी फॉलोइंग, ठीक है, असेसन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अर्बन कल्चर डेवलप्ड दीज अर्बन सेंटर्स हेल्प इन रेनेसेंस, ठीक है ना। रीजन क्या है? सिटीज बिकम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि एक पुजारी की पात्रता के लिए क्या मानदंड थे, यानी कि पुजारी जो है उसकी पवित्रता या फिर कोई पुजारी बनता है तो उसके लिए क्या मानदंड यहाँ पे बताए गए थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला मानदंड बच्चों यहाँ पे ये था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मानदंड क्या है कि वो जो बंदा है, जो पुजारी बनेगा, यानी कि जो बेसिकली चर्च का बंदा बनेगा, वो शारीरिक लेवल पे और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वह ना तो महिला हो और ना ही तो किसान, यानी कि कोई भी किसान और कोई भी महिला पुजारी नहीं बन सकती, ये भी राइट है। तीसरा ये है कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो यहाँ पे ये भी राइट है। ठीक है, अब उसे पुजारी बनना है तो सिंपल सी बात है भाई, उसे धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी हमारा राइट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक कंफ्यूजन में हूं, ठीक है, कि मैंने आपकी किताब में ये 3 ऑप्शन तो देखे हैं लेकिन कहीं पर भी मुझे धर्म के ज्ञान का ऑप्शन नहीं देखने को। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो पुजारी बनेगा तो उसे सिंपल सी बात है, कोई ऐसा वैसा बंदा तो पुजारी बन नहीं जाएगा, उसे धर्म का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है कि 99% इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगर कहीं 1% चांसेस रह जाता है तो बी हो जाएगा, ना तो ए है बच्चों। ठीक है ना, बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे कि व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ अ प्राइस्ट। तो क्या क्राइटेरिया है उसका, आप यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये प्रश्न बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके 4 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट होने वाले हैं। कौन कौन से? पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मतलब कालक्रम के अनुसार हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले दिया हुआ है कि फ्रांस में गिरजाघरों का यानी कि कैथेड्रल नगरों का निर्माण हुआ, यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा, ब्लैक डेथ हुई, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी क्रिया कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथेड्रल नगरों का निर्माण। तो ये बच्चों हुआ था 1100 ईस्वी के पश्चात। ठीक है, मैं आपको डेट बताता चलता हूँ, 1100 ईस्वी के पश्चात। यूरोप में जो भयंकर अकाल पड़ा था ये कब पड़ा था? 1315 से लेके, ठीक है, 1315 से लेके 1317 तक पड़ा था। ओके, फिर ब्लैक डेथ यानी कि जो प्लेग नामक बीमारी थी उससे जो डेथ हुई थी वो कितने ईयर्स तक चली थी? तो ये चली थी 1347 से लेके, ठीक है, 1347 से लेके 1347 से 1350, ठीक है, 1350 तक मेनली जो बात है। उसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो 100 साल का युद्ध था ये कब से कब तक चला था? तो ये 1300 कुछ 80 के आसपास का है, याद नहीं मुझे उतना, 1381 मान लेते हैं, अराउंड इतना ही है, और 1461 तक चला। यानी कि मेनली देखो सबसे पहले पे जो क्रम यहाँ पे दिया गया है ना, पहले क्रम पे ये आ जाएगा, दूसरे क्रम पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से ही क्रम में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि ऑप्शन कौन सा चुनना है? हमें ऑप्शन नंबर बी चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा ये इस क्रम में आएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो 100 साल का युद्ध होता उसकी शुरुआती डेट शायद 1381 है या नहीं, आप देख लेना एक बार, लेकिन एंडिंग डेट 1461 ही है, बाकी 81 ही होगा जहां तक है, क्योंकि जब एंडिंग है तो 100 साल के बीच का तो मैटर ही होता है। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहां से देख सकते हैं कि अरेंज इन क्रॉनिकल ऑर्डर,
ठीक है ना। तो क्रॉनिकल ऑर्डर में आप देखेंगे तो पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में देखिए प्रश्न है कि जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में शामिल है, यानी कि जापान में जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया, इनमें से कौन सा उसमें शामिल था। सबसे पहला है कि कृषि पर अधिक से अधिक कर लगा के धन इकट्ठा किया गया, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या है कि रेल लाइनों का विकास किया गया तथा वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया, तो ये भी राइट है। तीसरा ये है कि मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया और बैंकिंग संस्थाओं को प्रारंभ किया गया, तो ये भी राइट है। यानी कि जापान में उसने जो अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया था, इस संबंध में कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा करना, रेल लाइनों का विकास करना, ठीक है, उद्योगों के लिए मशीनों का आयात करना, मजदूरों को प्रशिक्षण देना, बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट हो जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर अब आपसे पूछा जाए कि जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हुआ या फिर क्या क्या कदम उठाए गए, तो आपको ये 5 से 6 जो कदम है ये यहाँ पे लिख दे हैं। ठीक है भाई। तो 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो एमसीक्यू के साथ में मैं आपको आपके क्वेश्चन की भी तैयारी करवाते चल रहा हूँ, तो इसी बात एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए। ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन जापान, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा ना बेसिकली आंसर आपको वैसे पता होगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आंसर के मामले में। अभी मैं आपको बताता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद में कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई थी। ठीक है। अब ये कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित जो की गई, ये किस आधार पे की गई थी? ठीक है, हमें ये बताना है। तो वो आधार क्या था? आधार ये था, मतलब सॉरी, ये कोरिया जो था वो स्वतंत्र हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ये क्यों, कैसे स्वतंत्र हुआ? ठीक है। क्या द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई थी और आत्मसमर्पण कर दिया था इसलिए? कोरिया के भीतर बाहर और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उनके निरंतर प्रयास थे। कोरिया की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय नेताओं का समर्थन था। कोरिया प्रायद्वीप का अस्थायी विभाजन, ये सारी चीजें। तो देखो, जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ऐसे में कोरिया जो स्वतंत्र हुई उसका सबसे मेन बड़ा रीजन और जो योगदान था वो कोरिया के भीतर और कोरिया के बाहर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो से स्वतंत्र कराना चाहते थे, उनके प्रयास से द्वितीय विश्व युद्ध में कोरिया स्वतंत्र हो पाया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। इंग्लिश में इसी तरीके से देख लेंगे। कोरियाज इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज इंश्योर्ड बाय continuous effort of freedom fighters inside and outside of Korea. Okay? Now, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। चीन के द्वारा परीक्षा प्रणाली को वापस ले लिया गया क्योंकि, यानी कि चाइना ने अपनी जो परीक्षा प्रणाली अपना रखी थी, आखिर उसे चाइना ने क्यों वापस ले लिया? क्या रीजन थे जिसकी वजह से उसे वापस लिया? तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि यह शास्त्रीय चीनी शिक्षा पर आधारित, यानी कि चीन द्वारा अपनाई गई परीक्षा प्रणाली चाइना के बेसिकली जो शास्त्रीय प्रणाली है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। ठीक है ना। ये इसका मेन रीजन था। आगे देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन सिस्टम वाज withdrawn by China because it was based on classical Chinese education. ठीक है भाई। आगे समझो अच्छे तरीके से। अच्छा, अब इंग्लिश आगे देखेंगे 15 को कि निम्नलिखित में से किस देश में पोप और कैथोलिक चर्च के साथ में संबंध तोड़ने के लिए प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन हुआ? ठीक है ना। सबसे पहले किस कंट्री में हुआ था हमें ये बताना है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ए और बी दोनों। तो बेसिकली ये जो पोप और कैथोलिक चर्च के साथ में संबंध तोड़ने के लिए ये जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन हुआ था, ये सबसे पहले जो था 2 कंट्रीज में हुआ था। कौन कौन सी? तो सबसे पहली बच्चों कंट्री थी इसकी जर्मनी और दूसरी थी स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट टेक प्लेस टू ब्रेक टाइज विद द पोप एंड कैथोलिक चर्च, दैट इज जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर कि टेरा न्यूलिसियस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो टेरा न्यूलिसियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ऐसी जमीन जिस पर किसी का अधिकार ना हो, जो किसी की नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं टेरा न्यूलिसियस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाता है। ठीक है भाई। इंग्लिश में द टर्म टेरा न्यूलिसियस मींस नो वंस लैंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें भी आप शायद फंस जाएंगे, काफी कठिन है ये वाला भी, कि कई मूल निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है, यानी कि कई ऐसे मूल निवासी थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक तो बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी भी एक शर्त है। अब शर्त क्या है? क्या इन्होंने नागरिकता का अधिकार मांगा? क्या इन्होंने कहा कि उन्हें यूरोपीय के लोगों के समान अधिकार दिया जाए? क्या इन्होंने कहा कि उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा? क्या इन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक नौकरियां प्रदान की जाएं? तो इनमें से क्या उनकी शर्त थी जिसकी वजह से जो मूल निवासी थी संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक बनने के लिए शामिल हुए, ठीक है ना, मान गए थे? तो शर्त ये थी, इन नागरिकों ने ये कहा कि हमारी जो मूलभूत परंपराएं चलती हुई आ रही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की गवर्नमेंट उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, और साथ ही आरक्षण कायम रखा जाएगा ताकि हम अपना विकास अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है भाई, आगे सिंपल सा अच्छे तरीके से आपको समझ में? ओके। हाँ, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख सकते हैं कि मैनी नेटिव्स बिकम सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑन द कंडीशन दैट देयर ट्रेडिशंस विल बी इंटरफेयर्ड, सॉरी, their tradition will not be interfered with, the reservation will be maintained। ठीक है ना, ये चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने ये है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो चंगेज खान जो थे वो मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? कियात, हुड, फिनिशियन या फिर कुरैशी? तो ये तो आंसर जहां तक मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पता ही होगा, आंसर है कियात। ऑप्शन नंबर ए है। टू विच क्लेन ऑफ मंगोल्स डिड चंगेज खान बिलोंग? तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है कियात है बेसिकली। ये व्हाट इज दैट इज नॉट हेयर, इसका बेसिकली आप ऐसे कह देंगे कियात, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। चंगेज खान की माता का क्या नाम था? तो बहुत बच्चों को इनकी माता का नाम पता होगा। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि चंगेज खान जो है इसके बचपन का क्या नाम था, तो आप सभी को पता है क्या नाम था? तेमुजिन था। लेकिन अगर इनकी माता का नाम पूछे तो बहुत बच्चों को शायद पता नहीं होगा, तो इसीलिए पूछा गया है कोलुन इके, फातिमा, रजिया या फिर रुबीना। ठीक है ना। तो एक ना बच्चों की मेंटेलिटी में आपको बताता हूँ कि उन्हें ना जैसे ये बेसिकली जिस धर्म से, इस्लाम धर्म से संबंधित रखते थे, तो इसलिए इन्हें लगता है कि शायद या तो फातिमा, रजिया या फिर रुबीना हो सकता है, क्योंकि ये नाम उसे जैसे लगते हैं। लेकिन नहीं, चंगेज खान की माता का नाम था ओलिन इके, ये राइट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ चंगेज खान मदर? दैट इज ओलिन इके। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। ये प्रश्न जो है ना भाई साहब, इस प्रश्न को ढूंढने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप जब अपना चैप्टर खोलते हो ना, उस चैप्टर में शुरुआत में आप देखते होगे कि पहले ब्लैक कलर से कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, और बाद में ना नीले कलर से जो कुछ लाइनें लिखी होती है ना, उसमें ये आंसर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जो ब्लू कलर से वर्ड्स लिखे होते हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है ना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन वहीं से आया है। ठीक है ना, इवन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मेसोपोटामिया के बारे में वो भी ऐसे ही लिया गया, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न 20 है कि हमें उस विद्वान का नाम बताना है जिसने ये तर्क दिया था कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान लोगों की जीवनी भी शामिल होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने ये तर्क दिया कि भाई जो इतिहास है वो केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान लोगों की जीवनी के बारे में भी बताता है। तो यह कथन किसका है? जेम्स कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स ब्लॉक या फिर मार्क ब्लॉक? तो उस व्यक्ति का क्या नाम था बेसिक? तो बच्चों उस व्यक्ति का नाम था मार्क ब्लॉक। क्या नाम था? मार्क ब्लॉक। ओके, इंग्लिश में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नेम द स्कॉलर हु आस्क्ड दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट also includes international relations and lives of great people. That sentence is argued by Mark Bloch. Okay. Now, question number 21 है कि किस वर्ष अमेरिगो डी वेसुपुची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ था? यानी कि कौन सा यह था जब अमेरिगो डी वेसुपुची की यात्रा का जो वृत्तांत था वो प्रकाशित हुआ था? 1508, 1507, 9 या फिर 10? तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर
बी 1507 में हुआ था, ठीक है। इन विच ईयर वाज अमेरिगो डी वेस्पुसी ट्रेवलेज पब्लिश्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1507 यानी कि 1507, ठीक है भाई। तो देखिए आधा घंटा हमारा हो चुका है अभी, ठीक है ना, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो इनफ है मेरे हिसाब से। तो हम एक काम करते हैं कि हमारा जो सेक्शन नंबर ये जो बी रहेगा ना, इसे हम पार्ट 2 में समझ लेंगे, ठीक है। बाकी फिर आपका सेक्शन जो बाकी का बचेगा पार्ट 2 में सेक्शन बी समझ लेंगे, ठीक है। बाकी का सेक्शन नंबर सी, डी और ई, इन क्वेश्चन को हम समझ लेंगे जो पार्ट नंबर इस पेपर का थर्ड रहेगा उसमें, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। अगर पार्ट ये जो बी वाले क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स से टोटल 6, वैसे तो 8 हो जाएंगे चॉइस लगा के। तो इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे, आधे घंटे की वही बच जाएगी, ठीक है। एक ही साथ में 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो शायद आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे सारी चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना भाई कि ये जो आज का पेपर मैंने आपको समझाया है, इससे आपको एक ही पेपर में बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी आपके पेपर के एग्जाम के, आपके ऑफिशियल पेपर के लिए। हालांकि आपका जो ऑफिशियल पेपर है डीओई का, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया था। अब इसी को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए खुद से अलग से पेपर को डिजाइन किया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको, ठीक है भाई। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके बच्चों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही एक चीज जो मैंने आपसे पूछी थी, कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे जरूर बताएं कि 21 एमसीक्यू में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए, ठीक है ना। आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के जरिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।